ठीक है राधिका, शुरू करो, अपना समय हो गया। Okay, sir. Good afternoon, all my respectable teacher and all my classmates. Welcome to the seminar. I am Radhika Mishra. Now I am going to represent my topic on seminar is mass spectrometry. On the second page, write all the topics on this seminar. Project now introduction. Mass spectrometry is an analytical technique that measures the mass to charge particles. इसके द्वारा किसी भी मास चार्ज को मापा जा सकता है किसी भी पार्टिकल के. It is used for determining masses of particle for determining the elemental composition of a sample or molecule. इसके यूज से किसी भी पार्टिकल के मास को निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी सैंपल और मॉलिक्यूल के एलिमेंटल कंपोजिशन का निर्धारण किया जा सकता है. Mass spectrometry is a powerful technique for identifying unknown compounds, studying molecular structure or probing the fundamental principle of chemistry. ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है और फंडामेंटल प्रिंसिपल की प्रॉबिंग की जा सकती है. डेफिनेशन: मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक इज एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द अमाउंट एंड टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ए सैंपल. यह एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से किसी भी सैंपल के अमाउंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. By measuring the mass to charge ratio and abundance of gas phase. And next is में principle. A mass spectrometer generate multiple ions from the sample under investigation. जब किसी सैंपल की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर उसमें मल्टीपल आयन को जनरेट करता है. The ion are separating in mass spectrometer according to their mass to charge ratio and are detected in proportion to their abundance. मास टू चार्ज रेशियो और उनके एविडेंस बहुतायता के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयंस को सेपरेट किया जाता है. मास स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल इज दोस प्रोड्यूस्ड. नो टू कंपाउंड्स कैन हैव एग्जैक्टली सिमिलर मास स्पेक्ट्रा. किन्हीं भी दो कंपाउंड के एग्जैक्टली सिमिलर मास स्पेक्ट्रा नहीं होते हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज नॉट ए ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे. इसमें एग्जांपल में हम नियोपेंटेन को लेते हैं. जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेशन किया जाता है तो C5H12 प्लस आयन बनता है जिसके M/E की वैल्यू 72 होती है. M/E, M stands for mass, E stands for charge number of ion. The molecular ion C5H12 plus is called parent. पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसमें मॉलिक्यूलर आयन ये हुए हैं जो चार टाइप से इसका फ्रेगमेंटेशन होता है. C4H9 प्लस C3H5 प्लस C2H5 प्लस C2H3 प्लस. इसमें रिलेटिव इंटेंसिटी यहाँ पे दी हुई है. सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसमें C4H9 प्लस की होती है जो कि 100 मिलती है. द लार्जेस्ट पीक इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बेस पीक एंड इट्स इंटेंसिटी इज टेकन एज 100. द intensities of other peaks are represented relative to the base peak. Next is my theory. A parent ion results when one electron is removed from the parent molecule of the substance. Like this reaction, the M/E value of parent ion is equal to the molecular mass of the compound. पेरेंट आयन में जो M/E की वैल्यू होती है वो उस कंपाउंड के मोलिकुलर मास के इक्वल होती है.
The mass spectrum of neopentan is so as follow. यह स्पेक्ट्रम एम अपॉन ई रेशियो एंड रिलेटिव एविडेंस को लेकर बनाया हुआ है। इसमें हाईएस्ट जिसमें एम अपॉन की वैल्यू पीक है। Otherwise, if you get the parent ion peak and can easily be recognized. In most of the parent ion peak is not the base peak, and it's of very small evidence like 72 की peak जो कि सबसे small मिलती है। Next इसमें instrumentation. The instrument needed to produce the mass spectrum of a compound consists of the first is my ion source for producing gaseous ion from the substance being studied. Second is my mass analyzer for resolving the ions into their characteristic mass components according to their mass to the detector for detecting the ion and recording the molecular evidence of each of the dissolving ion species. इसमें जब किसी सैंपल को की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसे यहाँ से एंट्री करवाई जाती है। उस सैंपल को वेपराइज के लिए यहाँ से हीट दी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक बीम सोर्स से उससे इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रवाहित की जाती है, जिससे उसका आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन होने के बाद वह मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए गुजरते हैं, जहाँ पर उस पर लाइट डाली जाती है, जिससे वह आयन अपने मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट होकर डिटेक्टर में जाते हैं, जहाँ से उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसी में नेक्स्ट है कॉमन मास स्पेक्ट्रोमीटर of sample introducing system, ion source, mass analyzer, ion detector, last है recorder. The schematic diagram of mass spectrometer, जहाँ से इसमें सैंपल इंजेक्टर से सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ से ये आयन सोर्स में जाता है। आयन सोर्स में आयनाइजेशन होता है, आयन सोर्स से मास एनालाइजर में जाता है। मास एनालाइजर में जहाँ इसमें मास के चार्ज रेशियो को आइडेंटिफाई करके मास रेशियो के अकॉर्डिंग आयन को सेपरेट किया जाता है। आयन मास एनालाइजर से आयन डिटेक्टर में जाता है, जहां इन्हें डिटेक्ट करके सिग्नल सेंसर से ज्ञात करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। द वूल सिस्टम फ्रॉम आयन सोर्स टू कलेक्टर इलेक्ट्रोड इज मेंटेन एट हाई वैक्यूम। इस पूरे सिस्टम को आयन सोर्स से लेके कलेक्टर इलेक्ट्रोड तक इस पूरे सिस्टम को हाई वैक्यूम पर मेंटेन किया जाता है। द ओनली डिफरेंस अमंग वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स लाइज इन द मीन्स फॉर सेपरेटिंग द आयन अकॉर्डिंग टू देयर M upon E ratio. Next is my mass spectrum. It is the record of the masses and the relative abundance of the molecular ion and the positively charged fragments formed from it by the electron bombardment. इसमें यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, जो कि M अपॉन E रेशियो रिलेटिव इंटेंसिटी को लेकर बनाया हुआ है। मास स्पेक्ट्रा इज यूज्ड इन टू जनरल वे टू प्रूव द आइडेंटिफाई ऑफ टू कंपाउंड्स टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन। मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक हैज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूसेस। क्वालिटेटिव एप्लीकेशन में है डिटरमिनेशन molecular weight, determination of molecular formula, determination of structure of compounds. Quantitative application में determination of isotope balance, determination of isotope ratio, difference between cis and trans isomers. Example में mass spectrum of n branched alkane, determination of molecular formula of द एल्केन एंड इट्स नेम। इसमें एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके नाम का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें इसके 4 स्टेप है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एल्केन के नाम का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फर्स्ट है हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट। दिस इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जनरली 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेड, एल्थो अदर ट्रांजिशन स्टेट आर आल्सो कॉमन। जो जनरली 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो फॉर्मेट होती है, हालांकि जो अन्य ट्रांजिशन स्टेट है वो सामान्य बनी रहती है। यह हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट सेकंड है इसमें मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। मोस्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक इज मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट आयन। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट आयन में इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय ए गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। अल्फा बीटा बॉन्ड के जो बीच का बॉन्ड होता है इसमें विभाजन होता है, जिससे बीटा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को गामा
हाइड्रोजन पर ट्रांसफर कर देता है। द रीअरेंजमेंट लीड्स टू द एलिमिनेशन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एमीन्स एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड एंड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक्स। इसमें एमीन्स एल्डिहाइड कीटोन आदि जो है वो अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एलिमिनेशन कर इसमें पुनर्स्थापित होते हैं। द रीअरेंजमेंट प्रोसीड थ्रू ए स्फेरिकली हैंडल्ड 6-member state consider कंपाउंड कीटोनिक कंपाउंड। इसमें कीटोन में अल्फा व बीटा के जो बीच का बॉन्ड है उसमें ब्रेक होता है, जिससे बीटा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को गामा पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो यहाँ से दो जगह से इसमें ब्रेक होता है, जिससे एमआर आयन का निर्माण होता है। इसमें सेकंड एग्जांपल है ब्यूटेनिल, जिसमें एमआर आयन बनता है जिसके m/e की वैल्यू 44 होती है। इसमें लास्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज, molecular weight and obtained from a very small sample. It does not for the absorption or emission of light, ability to measure isotope ratio. Disadvantage that does not directly give structural information, needs pure compounds, difficult with non-volatile compounds. Thank you. हाँ ठीक है राधिका, वो टाइम फिनिश है, लेकिन आपको इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो मैंने पहले भी दिन था कि अपने को रीडिंग नहीं लेनी है, तो लिखा हुआ वो पढ़ना नहीं है, क्या वो तो आपने शेयर कर दिया है तो वो हर कोई पढ़ लेगा। अपने को सिर्फ प्लेन कर उस चीज को, और में करें चाहे इंग्लिश में करें, एक बार इंग्लिश पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना। तेजी से आपने सांस से इसको किया है, इतना फास्ट अपने को नहीं चलना है, बीच में सांस भी लेनी है। ओवरऑल है जी विनोद। हाँ जी सर, आपको कमेंट? हाँ जी, ये राधिका मिश्रा का अच्छा था प्रेजेंटेशन तो, लेकिन थोड़ा सा क्या कि मैंने पहले ही मैसेज किया था, इसको बताया था कि कुछ टॉपिक्स को इसको इन्वॉल्व करना चाहिए था, वो इसलिए नहीं किया। जैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एल्केन से लेकर के और आपके एल्कोहल, फिनॉल और जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनको पीक के बारे में बताना चाहिए था। ओके सर, सॉरी। नहीं सॉरी, वो कोई बात नहीं है। दूसरा है आपने मेटास्टेबल पीक के बारे में कहीं नहीं बताया। किसके बारे में सर? मेटास्टेबल पीक के बारे में। एम स्क्वायर सर आपने वहाँ मैक्लिवर्टी रीअरेंजमेंट का बोला था, तो उसके बारे में मैंने, वो तो बेसिक आता है, उससे पहले आता है मेटास्टेबल पीक बताना चाहिए था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में मेटास्टेबल जो पीक है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ आप ध्यान रखना, थ्योरी में भी काम आएगा, आपकी कंपटीशन में जाएगी तो भी काम आएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, अच्छा किया और टाइम पे आपने किया, समय ध्यान रखना। शेयरिंग और दो हाँ, अपनी और कर लो। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ बढ़िया है, तो स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। Good afternoon, everyone. Respected sir, ma'am, and my all fellows. I am Pooja Verma from Government PG College, Lohia Mahavidyalaya. Today I deliver my seminar on topic steroids. Hope this seminar will help you to know or adapt more knowledge about steroids. So let's start with introduction. First of all, we discuss what was steroids. Steroids क्या होते हैं? तो steroids वो कंपाउंड होते हैं या फिर वो ग्रुप, कंपाउंड का ग्रुप है जिसके अंदर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है। ये हमें जनरली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन में डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि वाइल्स है, एल्कलॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है। अब टर्म स्टेरॉइड को अगर अपन एलोबरेट करें
तो उस पे अपन स्टेरॉइड को बोलेंगे कि वैसा स्केलेटन या फिर उसका न्यूक्लियस जिसके अंदर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन हो, न्यूक्लियस या स्केलेटन हो। अब फिनेंथ्रीन क्या है? फिनेंथ्रीन एंडोस्टेन का डेरिवेटिव है। ये देखिए, ये फिनेंथ्रीन रिंग है जो कि एंडोस्टेरोन का डेरिवेटिव है। ये 3 बेंजीन रिंग एंगुलर मोड के अंदर फ्यूज्ड होती है। इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। हाइड्रोजनेशन करवाने का मतलब होता है कि अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ की डबल बॉन्ड्स ब्रेक होगी और सबके साथ में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन एडिशन होगा तो अपने पास 3 रिंग सिस्टम मिलेगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। फिर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग के साथ में साइक्लोपेंटेन का एडिशन होगा थर्ड रिंग के अंदर। थर्ड रिंग के एडिशन से जो ऑब्टेन होगा हमें 4 रिंग सिस्टम मिलेगा। उस 4 रिंग सिस्टम को अपन बोलेंगे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। इसी को अपन स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड कहते हैं। तो बेसिक स्केलेटन को समझने के लिए पहले अपन को इसकी नंबरिंग समझनी होती है। तो नंबरिंग के अंदर क्या होता है कि अपने पास 4 रिंग है, उसके अंदर 3 रिंग है वो 6 मेंबर्ड है, जबकि एक रिंग है वो 5 मेंबर्ड है। तो इसको अपन रिंग ए, इसको बी, सी और डी नेम देंगे। तो नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो हम पहले रिंग ए को देंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। तो देखिए फर्स्ट रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन वी गो टू रिंग सी 11 12 13 14 15 16 and 17। अब अगर इसके अलावा एडिशनल कार्बन ऐड हो या फिर मैथिल ग्रुप ऐड हो तो वो C13 पे होंगे या C10 पे होगा। तो जो C13 है उसको अपन 18 देंगे, जो C10 पे है उसको अपन 19 नंबर देंगे। जो ये मैथिल ग्रुप ऐड है इन्हीं को अपन एंगुलर मैथिल ग्रुप भी कहते हैं। Then we start with basic skeleton। बेसिक स्केलेटन होता है, उसके से सारे स्टेरॉइड बने हुए होते हैं। तो बेसिक स्केलेटन होता है, उसके अंदर 4 मेंबर रिंग होती है, उसमें से 3 के अंदर तो 6 मेंबर्ड रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड होती है। इसके ऊपर आर ग्रुप हो सकते हैं, R1 R2 R3, वो डिफरेंट होते हैं। वो एल्गिल भी हो सकते हैं, एल्डिहाइडिक भी हो सकते हैं और एटसेट्रा। अब जो अपना बेसिक स्केलेटन होता है वो 5 टाइप का होता है, जो बेसिस पे होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जो पेरेंट नेम है उसका अपन जो डिटरमिनेशन करेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन बेसिस पे करते हैं। तो पहला है गोनेन। गोन का मतलब होता है 17। गोन का मतलब होता है 17। इन का मतलब होता है सैचुरेशन। तो गोनिन के अंदर 17 कार्बन का एक स्केलेटन हमारे पास होता है, उसको हम गोनिन कहते हैं। फिर सेकंड होता है एस्ट्रेन। एस्टर का मतलब होता है 18 कार्बन। तो जब गोनिन के ऊपर 18th पोजीशन के ऊपर एक CH3 मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो अपन उसको एस्ट्रेन स्केलेटन बोल देते हैं। उसी तरह एंड्रो का मतलब होता है एंड्रोस्ट। एंड्रोस्ट का मतलब होता है 19 कार्बन। अगर C10 के ऊपर एक मैथिल ग्रुप एडिशन हो जाए या फिर अपन यूं बोले गोनिन के ऊपर 2 मैथिल ग्रुप ऐड है, एक C10 पर और एक C30 पे, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंड्रोस्टेन स्केलेटन। फिर आता है प्रेग्नेन स्केलेटन। प्रेग्नेन स्केलेटन के अंदर जो एंड्रोस्टेन स्केलेटन था उसी के C17 के ऊपर एक एथिल ग्रुप ऐड हो जाता है जिसको अपन कहते हैं प्रेग्नेन स्केलेटन। देन नेक्स्ट इज कोलिन। कोलिन लीड्स टू 27 कार्बन्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो 8 कार्बन की चेन है वो 17 ग्रुप पे एंड्रोस्टेन स्केलेटन पे जब ऐड होती है तो अपन उसको कोलेस्टेन स्केलेटन कहते हैं। देन वी केम विथ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने नंबरिंग पढ़ लिया है। अब किसी भी कंपाउंड को या फिर स्टेरॉइड को जब अपन नाम देते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताना जरूरी होता है। तो जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है वो होती है बीटा कॉन्फ़िगरेशन। बीटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि वो अबाउ द प्लेन है या फिर पेपर के ऊपर की साइड में है। वैसे ही अगर डॉटेड लाइन से वो शो हो रहा है तो वो बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन का मतलब है कि वो पेपर के नीचे के साइड में अपन को शो होता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन उसकी नहीं होती तो हम उसको वेवी लाइन शो करते हैं। अब इसके अंदर एक रूल होता है, जब भी हम स्टेरॉइड का नाम देंगे तो उसका 5th कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो वो अगर अल्फा है तो उसका नाम उसकी पोजीशन विद अल्फा लिखेंगे, और अगर वो बीटा है उसको पोजीशन बीटा लिखेंगे। जैसे ये है, ये 19 कार्बन का स्टेरॉइड है जिसके 5th पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया 5 अल्फा एंडोस्टेरियम।
नेक्स्ट जो है उसके अंदर होता है कि अगर उसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है तो अपन इन को रिप्लेस करके इन लगा देते हैं, और अगर 2 डबल बॉन्ड उसके अंदर है तो अपन उसकी जगह डाई इन यूज करते हैं। देन देखिए जब डबल बॉन्ड होती है तो डबल बॉन्ड को अपन एक ट्रायंगल बना के शो कर सकते हैं। तो उस ट्रायंगल के ऊपर अपन एक ट्रायंगल लेंगे, इसके पास में 4 लिख देंगे। इसका मतलब होता है 4 कार्बन के ऊपर जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये कंडीशन होगी जब सारे सीक्वेंस के अंदर हो। जब सीक्वेंस नहीं हो, जैसे कि इसके अंदर देखते हैं कि मान लीजिए ये है अपने पास कोई कंपाउंड, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे डबल बॉन्ड है। फिफ्थ, तो अब जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो सीक्वेंस में, थर्ड फोर्थ सीक्वेंस में, लेकिन फिफ्थ और जो 10th है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे और जो मेन कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसको लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जिसके साथ वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उस कार्बन को भी मेंशन करेंगे। मतलब कि दोनों नंबर उसके अंदर मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट रूल है इसके अंदर कि अब अगर हमें लगता है कि ट्रायंगल बनाना टिपिकल हो रहा है तो हम उसको सिंपली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपली एक्सप्लेन वो कैसे होगा कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पोजीशन को ट्रायंगल के पास में छोटा सा लिख देते हैं। सॉरी, जिस कार्बन के पास, इनको सिंपली नंबर में लिख सकते हैं। जैसे ये है, ये 18 कार्बन चेन है तो इसका नाम एस्ट्रा देंगे। 135 पे इसके पास डबल बॉन्ड है और 10th के साथ 5th कार्बन ऐड है तो इसको अपन ट्राई इन लिखेंगे। फिर थर्ड पोजीशन पे बीटा और 17th पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए बीटा डाइओल लिखेंगे। नेक्स्ट रूल इज कि अगर इसके साथ में कोई छोटी साइक्लिक चेन भी है तो अपन उस चेन को लिखने से पहले उसके आगे साइक्लो लगा देंगे। फिर होता है कि कंपाउंड जो होते हैं वो सीरीज भी बनाते हैं। तो अब सीरीज बनाएंगे तो जो कंपाउंड 5 अल्फा कोलेस्ट्रॉल के साथ सीरीज बना रहे हैं उनको तो अपन एलो सीरीज बोलेंगे, और जो 5 बीटा कोलेस्ट्रॉल के साथ बनाएंगे उनको अपन जनरल या फिर नॉर्मल सीरीज बोल देंगे। फिर नेक्स्ट रूल इज कि अगर मान लो कोई भी चेन के अंदर एनलार्जमेंट है, हमें पता है कि ये चेन है वो 6 मेंबर्ड होनी चाहिए और ये 5 मेंबर्ड, लेकिन जो बी चेन है इसके अंदर 7 मेंबर है तो चेन का एनलार्जमेंट हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम जिस चेन में एनलार्जमेंट हुआ है उस चेन का नाम साथ में उसके अंदर स्मॉल कैपिटल लेटर्स के अंदर होमो लिख के फिर उसको अपन डिनोट करते हैं। तो जैसे ये चेन है इसमें फिफ्थ में बीटा, फिफ्थ चेन के अंदर होमो है और फिफ्थ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है इसलिए बी होमो बीटा नेम इसलिए आया कि 21 कार्बन चेन है। देन एक मान लीजिए ये एक कोलेस्ट्रेन की स्ट्रक्चर है जिसके आगे 8 मेंबर चेन होनी चाहिए बट ये चेन मिसिंग है तो इस मिसिंग चेन को दिखाने के लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है नोर। तो हम क्या करेंगे कि जब लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 23 नोर इफ बीटा कोलेस्ट्रेन। नेक्स्ट रूल होता है अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर मेंशन करनी होती है। जैसे कि अगर अल्फा पोजीशन है किसी की, जैसे यहाँ बीटा पोजीशन है तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसके अंदर बीटा मेंशन होना चाहिए फिफ्थ पोजीशन, और जैसे ही अल्फा होगा तो अल्फा मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो होता है जो C10 पे है और जो C13 है तो यहाँ पे जो मैथिल ग्रुप ऐड होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेट होती है जो बीटा ही होगी। देन अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एस्ट्रॉइड। तो ये एस्ट्रॉइड का एग्जांपल है, इसके अंदर 18 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 17। अब देखो इसके जो थर्ड पोजीशन है और जो 17th पोजीशन इस पे 2 बीटा OH ग्रुप लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड के साथ फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के ऊपर 3 डबल बॉन्ड्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एस्ट्रा इज यूज्ड फॉर 18 कार्बन स्केलेटन। देन 1 3 5 ब्रैकेट के अंदर 10 आया क्योंकि फिफ्थ बॉन्ड और जो 10th बॉन्ड है वो एक दूसरे के साथ में अनसिक्वेंशियल है तो इसलिए हमने इसके दोनों की पोजीशन बताई और फिर ट्राई इन। देन 17th और थर्ड पोजीशन पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन का डायोल लगा हुआ है। वैसे ही अगर अपन कोलेस्ट्रेन की लिखें तो कोलेस्ट्रेन हमें पता है जो कोलेस्ट्रेन है वो 27 मेंबर चेन होती है या स्केलेटन होता है जिसके अंदर फिफ्थ पोजीशन पे ई लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप जो है बीटा अल्फा।
डॉटेड स्ट्रक्चर है ये, इसलिए तो हम इसको लिखेंगे कोलेस्ट यूज्ड फॉर 27 कार्बन 5 इन एंड 3 अल्फा पोजीशन पे है, इसलिए 3 अल्फा ऑल। देन वी कंसल्ट अबाउट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के अंदर क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन एंडोस्टेरोन का एग्जांपल है। एंडोस्टेरोन होती है 18 कार्बन चेन, सॉरी 19 कार्बन चेन। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो कीटोनिक ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, 17th पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टोन 4 इन 3 ओन। ये कैसे हुआ? 17th पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, एंड्रोस्ट यूज हुआ 19 कार्बन के लिए, 4 पे इन लगा हुआ है और 3 पे ओन, इसलिए 3 ओन। तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड्रोस्ट 4 इन 3 ओन। अब हम पढ़ते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में, या स्टेरॉइड हार्मोन क्या होंगे। मेरा टॉपिक है स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन, तो इस टाइम कम है इसलिए मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंडोस्टेरोन। एंडोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेटाबोलाइट की फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट होता है। ये मेनली मेल के टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। फिर जो फर्स्ट ऑफ ऑल था उसके अंदर एक साइंटिस्ट थे ब्यूटनार्ड, और उन्होंने उनके कोवर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया 1931 के अंदर एंडोस्टेरोन को मेल यूरिन से आइसोलेट किया। देन अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका पॉइंट 184 होता है और स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 94 डिग्री होता है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा। फिर ये इसके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, इसका स्मॉल अमाउंट मेल्स के ब्लड से भी मिलता है, और क्या होंगे इसके सोर्सेस? जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये सारे ये यूरिन से मिलते हैं, मेनली एनिमल्स के या फिर टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से। देन इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस देखें तो इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल, इसके दो मेनली रिस्पॉन्सिबल फिजियोलॉजिकल एक्शंस होता है। पहला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करना, सेकंड होता है डेवलपमेंट होना सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स का। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स का मतलब है मॉइस्चर का, ब्रेड का, और जो बॉडी टेक्सचर है, बॉडी का स्किन कलर है, और जो हेयर का बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब को कैरेक्टराइज करने का काम कौन करता है? एंडोस्टेरोन। फिर अपन इसका स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एंडोस्टेरोन है उसका स्केलेटन होता है एंड्रो से। एंड्रो का मतलब है 19 कार्बन। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17th कार्बन पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थर्ड पे जो कि है बीटा पोजीशन के अंदर। देखो अब इसका स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एंडोस्टेरोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C19H30O2। अब इसके अंदर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अब दो ऑक्सीजन को डिफाइन करने के लिए हम इसके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑक्सीजन निकलेगा वो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन करवाने पे मोनोएस्टर का फॉर्मेशन करेगा, तो हमें पता चलेगा जो एक ऑक्सीजन है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जो सेकंड ऑक्सीजन होगा वो होगा कीटोनिक ग्रुप का। इसका हमें पता चलेगा जब हम इसका टेस्ट कराएंगे। तो ये यस सर, हाँ सर, तो ये ऑक्साइम डेरिवेटिव बनाता है। देन हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसको देखिए 5 अल्फा कोलेस्टेरॉल बीटा एसीटेट के साथ में अगर इसका CrO3 और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराए तो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। OH होगा तो ये अबाउ द प्लेन है तो ये एपीएंडोस्ट्रोम बनाएगा। वैसे ही अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये एंडोस्ट्रोम बनाएगा। फिर था इसने सोनथीम और इसके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने इसको कन्वर्ट किया तो एपीएंडोस्ट्रोम जो बनाया उन्होंने, तो इसने एपीएंडोस्ट्रोम टोसाइलेट लिया जिसका NOAC टोसाइलेट को इससे स्टार्ट किया और बाकी एंडोस्ट्रोम के साथ इसने इसके साथ रिएक्ट करवाया।
पेन। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ TSO ग्रुप है वो अलग है, बाकी OH लगाते ही एंडोस्टोन बन जाएगा। तो इसके साथ इसका रिडक्शन करवाने पे इसने हमें एक तो डबल बॉन्ड का कंपाउंड दिया जो 54% बना, और एक दिया ACO जिसके साथ एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ था जो 46 था। अब ACO का अपन हाइड्रोलिसिस करवा दें तो सीधा OH ग्रुप लग जाएगा। एसिल ग्रुप को रिड्यूस करके तो हमने एंडोस्टोन बना दिया। सेकंड जो हमारे पास 56% बना था उसका अपन डायरेक्ट रिडक्शन करवाए, सॉरी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। इस डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाना होगा, लेकिन इसको हमें हाइड्रोलाइज नहीं करवाना, इसलिए हम इसको प्रोटेक्शन दे देंगे। तो इसको प्रोटेक्शन दे देंगे हम एथिल डाइऑल से एसिडिक मीडियम के अंदर। फिर क्या होगा, हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। ओके पूजा, ओके सर। अपने पास समय कम प्रेजेंटेशन हो रहा है सर बस जस्ट 1 मिनट का हो रहा है। ठीक। तो इसका अपन रिडक्शन करवाएंगे तो पर बेंजोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ। ऑक्सीजन का फिर LiAlH4 के साथ रिडक्शन करवाने पे OH ग्रुप आ जाएगा। OH ग्रुप को फिर अपन एसिड के साथ में रिड्यूस करवा दें तो ये जो डाइऑल था एथिल डाइऑल, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट के एंडोस्टेरोन बना देगा। थैंक यू पूजा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एवरी जितने भी उसमें अभी तक जो 5 प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, और अपने को इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है सारी चीजें। थैंक यू सर। मैडम अग्रवाल तुम तो पूछे इसको बोल दो आगे। हेलो हेलो यस मैम। हाँ बहुत अच्छा किया, इलैबोरेट था और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया। थैंक यू मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। अच्छा प्रेजेंटेशन था पूजा। थोड़ा Thank you, sir. एप्लीकेशन पार्ट भी लेते तो और भी अच्छा होता। जो टाइम कम था, जो काफी जो तुमने मैटर को कम लिया इसमें और बहुत संक्षिप्त में समझाया चीजों को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके पूजा, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। सर ऑफ कर दी मैंने। हाँ ठीक। आकाश शर्मा, यस सर। हाँ अपना प्रेजेंटेशन। Good afternoon, Aaron. Myself, Alasa Verma, MSc student, Government Loya College, Suru. Today we will discuss about rearrangement, pinacol, pinacoline rearrangement, semi-pinacol rearrangement. Semi-pinacol rearrangement. My content: introduction of rearrangement, migratory migration terminus, migration region, carbocation rearrangement, pinacol, pinacoline rearrangement, and semi-pinacol rearrangement. और फर्स्ट वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ rearrangement. किसी भी मॉलिक्यूल में एनी सबस्टिट्यूएंट एंड एनी कोई ग्रुप होता है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो माइग्रेट होता है वही रीअरेंजमेंट है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिया है कन्वर्सन ऑफ WAB टू ये WAB में कन्वर्ट हो रहा है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। यहाँ से इसमें ये कन्वर्ट, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो W है वो माइग्रेटिंग ग्रुप है। माइग्रेटिंग ग्रुप है
एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर माइग्रेट होता है, इसे हम माइग्रेटिंग ग्रुप कहते हैं। एंड माइग्रेशन टर्मिनस, ये यहाँ पे माइग्रेशन टर्मिनस है। माइग्रेशन टर्मिनस वह होता है जहाँ से जिस पोजीशन पर माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट होता है वह माइग्रेशन टर्मिनस होता है। और जिस पोजीशन से और जहाँ से माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट होता है माइग्रेशन ओरिजिन होता है। माइग्रेटिंग ग्रुप migrates most of with electron pair and in form of nucleic migrating group. Most of migration जो होते हैं 1-2 nucleophilic migrate होते हैं। Among all these 1-2 shift nucleophilic 1-2 shift होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक 1-2 शिफ्ट होती है, वो मोर हम कॉमनली हम देखते हैं। नेक्स्ट है migration to electron deficient carbon and carbocation rearrangement, pinacol pinacoline rearrangement, ginacol pinacolic rearrangement, diethyl 1,2 diol। The simplest में इसका जो है वो है 2,3 dimethyl 2,3 butane diol pinacol। when pinacol, जब हम pinacol को dilute H2S या फिर एसिड कैटालाइज में एसिड कैटालाइज पिनाकोल को रिट्रीट करते हैं तो पिनाकोल से पिनाकोलिन प्रोडक्ट हमें मिलता है। यहाँ पे जो एल्कोलिक ग्रुप होता है वह कीटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पिनाकोलोन बोलते हैं। दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर रहा है, जहाँ से OH2 पे ये पॉजिटिव जो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये OH2 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है और यहाँ से हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेट होता है। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ऑलरेडी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1,2 मेथल्स हो रहा है, 1,2 मेथड हो रहा है, जैसे हमें ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। ऑक्सोनियम आयन है वो कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। ये क्यों कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में जो कार्बन है इसके ऑक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेंट होता है और इसका इनकम्प्लीट होता है। ये रीजन है कि ये मोर स्टेबल होता है और इसके कंपैरिजन में ये इसी कार्बोकेटाइन आगे ओजोनियम आयन बन रहा है। और स्टेट में क्या है कि यहाँ पे ओजोनियम आयन से ये H+ रिमूव हो जाता है और हमें हमारा पिनाकोलोन बन जाता है। पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट जो होता है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो फ्लोइंग फैक्टर डिपेंड करती हैं, जिनमें से फर्स्ट है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की जनरेशन क्या होती है, जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो अनसिमेट्रिक है इसमें H+ है वो ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है और हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेट होता है। कार्बोकेटाइन में नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली हम जो पिनाकोल में करते हैं 1,2 मेथिल शिफ्ट हमने किया है, वहां से ये OH2 या OH2 के रूप में बनता है और माइनस हमें पिनाकोल प्रोडक्ट लास्ट में मिल जाता है, जिससे यह कम होता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटाइन है वो फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट है 1,2 शिफ्ट। यहाँ फेनिल ग्रुप देते हैं। पहले हम जो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फेनिल ग्रुप जो लिया था वो उसके एक ही साइड में थे, मतलब वो अनसिमेट्रिकल था। यहाँ पे सिमेट्रिकल लेते हैं तो इसमें वो H+ है वो इस OH ग्रुप पे अटैक इस पर वो सेम प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हमें 1 शिफ्ट कराते हैं। यहाँ पे फेनिल ग्रुप होता है और ये मेथिल ग्रुप होता है। इसमें फेनिल ग्रुप का जो माइग्रेटरी वो मोर देन होता है किसके कंपैरिजन में मेथिल ग्रुप के। अभिलाषा तुम्हारी स्क्रीन जो है साफ नहीं आ रही है, जो है स्क्रीन साफ नहीं आ रही है क्या सर? अब सर अब आ रही है क्या? अब साफ आ रही है क्या सर? Migratory aptitude next that is with which any particular group will undergo nucleophilic 1-2 nucleophilic में के undergo में आता है is known as migrating aptitude। Migrating aptitude ये जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा उसका मोर माइग्रेटन होगा, देन जिसपे एनी कोई ग्रुप ना जुड़ा हो देन उसका, एंड देन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इसका ऑर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट जो होता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, इसको हम कन्फर्म कर सकते हैं क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग टाइप के पिनाकोल लेते हैं और इसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसमें करके देखते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है कि पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। स्टीरियोकेमिकल एंड कॉन्फॉर्मेशनल फैक्टर ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसका मोस्ट है। इसमें एक तो सिस लेते हैं हम, सिस वाला एग्जांपल लेते हैं, वो सिस है तो उसमें रीअरेंजमेंट को करता है एंड ट्रांस जो होता है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शंस को शो करता है। सिस फॉर्म होता है 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओल की, वो तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट को बताती है एंड जो इसके ट्रांसफॉर्म होती है वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट को शो करते हैं। यहाँ पे हमने सिस 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओल लिया है, यहाँ पे हमने सिस इसमें बताया है, तो ये इस यहाँ पे मैथिल ग्रुप और ये OH ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे H+ है वो इस OH पे अटैक कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन या वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकलता है और ये हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेट हो रहा है, इसे 1,2 मेथाइल करवाते हैं तो हमें हमारा पिनाकोन प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकंड, जब हम ट्रांस इसका एग्जाम लेते हैं ट्रांस डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओल, तो इसमें H+ का है वो OH पर अटैक करवाते हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर हमें ये कार्बोकेटाइन मिल रहा है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये जो O6 के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा एंड इसमें बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, यहाँ पर तो हमें पेंडेंटली ये रिंग वो देखने मिलती है। ये सिस और ट्रांसफॉर्म का जो अलग अलग है इनका जो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेमीपिनाकोल अरेंजमेंट इज गिवन बाय दोज एल्कोहल, ये उन एल्कोहल के द्वारा दी जाती है जो गुड लिविंग ग्रुप रखते हैं, बीटा कार्बन एटम पर जो गुड लिविंग ग्रुप रखते हैं उन एल्कोहल के द्वारा दी जाती है। द लिविंग ग्रुप में भी ये लिविंग ग्रुप आयोडो ग्रुप हो सकते हैं, डायजो ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, बट इसमें मोस्ट रिजल्ट जो हमें ऑब्टेंड होता है वो टॉसिल ग्रुप ही मिलता है। टॉसिल ग्रुप इज इम्पोर्टेंट। ये आयोडो ग्रुप होता है एंड ये डायजो ग्रुप होता है। इनको हम पिनोल एंड सेमी पिनाकोल जो होते हैं इनमें इतना डिफरेंस होता है कि जब हम इनका स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं उसमें हम 1,2-डाइओल लेते हैं और यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप होता है टॉसिल आयोडो ये लगाए जाते हैं, तो ये इनको लेने पर हमें सेमी पिनाकोल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। थैंक फॉर वाचिंग। थैंक यू अभिलाषा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अभिलाषा जी मैडम कमेंट करें इस पे, अग्नि की चीज है आप टॉपिक है। हेलो, अच्छा मैकेनिज्म अच्छा प्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है, अच्छा है, थैंक यू मैम। विनोद जी। हाँ सर, अच्छा ऐसे प्रेजेंटेशन तो ये और पिनाकोलोन भी बोलते हैं ना, इनका IUPAC नाम भी बताना चाहिए था इनको। पिनाकोल एक बार IUPAC नाम क्या अच्छा है। ये पिनाकोल का सर 1,2-डाइओल पिनाकोल है वो नॉर्मली यहाँ पे मिले डाइटर्सरी 1,2-डाइओल होता है, यहाँ पे मैंने इसको 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेन-डाइओल को यूज मिल गया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसी टाइम जब आप एक्सप्लेन करते हो तब बताना चाहिए। सब बताया था। अच्छा, हमें तो उसमें दिखा नहीं, लिखा हुआ कागज में क्लियर दिख रहा था। चलिए ठीक है अभिलाषा, नाइस प्रेजेंटेशन, अच्छा रहा आपका, तीनों से प्रेजेंटेशन अपने अच्छे रहे और अपना ये दूसरा दिन भी अच्छा निकला है। कल के लिए हमें 3 नाम चाहिए
एक दिन में 3 ही प्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि समय 1 घंटे का ही होता है। तो के लिए 3 नाम चाहिए, बता। कल कौन देगा? अनीता पुनिया, दुर्गा खेमका। हाँ यस सर, अनीता पुनिया। अनीता पुनिया कल प्रेजेंट दोगी क्या? हाँ यस सर, दे दूंगी। ठीक है, डन, तैयारी रखना अपना। यस सर। और दुर्गा खेमका, दुर्गा खेमका, कोमल बाटी, कोमल बाटी नहीं है क्या? मैंने कहा था अभी मीटिंग छोड़ के नहीं जाना है, कभी भी आवाज लगा सकते हैं। और नेक्स्ट देगा पूनम बंदेला, पूनम बुंदेला, बंदेला नहीं है क्या? पूजा शर्मा, पूजा शर्मा, रुचिका मिश्रा। यस सर, पूनम बुंदेला सर। हाँ, कल प्रेजेंटेशन दोगी क्या? तैयार हो? नहीं सर, मैं परसों दूंगी। सर मैं पूजा शर्मा दे दूंगी। ठीक है, ओके। पूजा शर्मा को कैंडिडेट आप मिल गए, अंजलि और पूजा। कोई और? रितिका पुनिया दे दूंगी कल। सुमन थापत। हाँ ठीक है, ओके। तो अपने पास 3 नाम कल के लिए हैं, सुमन और कौन बोला? पूजा शर्मा। हाँ सर, कल मेरा होगा फिर। हाँ ठीक है। और दूसरा एक अंजलि, क्या नाम था? अंकिता, अनीता। क्या अंकिता? अनीता पुनिया। अनीता पुनिया, हाँ सॉरी, अनीता पुनिया। कल के लिए मैं तैयारी रखिएगा, कल 12 बजे या से हम लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए।